जब भी कभी स्पेसिफिकली कोई कॉन्सेप्ट कंपनी एक्ट के अंदर या किसी भी एक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसके पीछे एक खास वजह होती है। अगर हम अभी अपनी बात करें तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है दैट इज द डोरमेंट कंपनी। ये डोरमेंट कंपनी सबसे पहली चीज तो कहां पर दिया हुआ है, ये कॉन्सेप्ट कंपनी एक्ट के किस हिस्से में, किस सेक्शन में डिफाइन किया। वैसे अगर मैं आपको बताऊं जितनी भी डेफिनेशंस है वो सारी सेक्शन 2 में है। कंपनी एक्ट का जो सेक्शन नंबर 2 है आप उसे देखोगे तो उसमें सारी डेफिनेशंस डिफाइन की गई है। परंतु जैसे कि मैं आपसे बात करूं, प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 68 में डिफाइन है, पब्लिक कंपनी भी सेक्शन 2 में डिफाइन है, 1 पर्सन कंपनी भी सेक्शन 2 में डिफाइन है। परंतु अगर हम यहाँ पे बात करें डोरमेंट कंपनी की तो डोरमेंट कंपनी इज नॉट डिफाइंड अंडर सेक्शन 2। डोरमेंट कंपनी सेक्शन 2 के अंदर डिफाइन नहीं की गई है। अब जब सभी कंपनी लगभग सेक्शन 2 में डिफाइन की गई है तो फिर डोरमेंट कंपनी सेक्शन 2 में डिफाइन क्यों नहीं की गई है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ये भी एक लॉजिक है। हम यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं उसके साथ साथ उसका लॉजिक भी समझ रहे हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई टुवर्ड्स देयर सीएसए स्टूडेंट्स। दे क्लियरली सेज कि कंपनी सेक्रेटरी बिकम एक्सपर्ट इन अ कंपनीज एक्ट या कॉर्पोरेट लॉज। सो एवरी कॉन्सेप्ट हैविंग सम लॉजिक, हर एक कॉन्सेप्ट के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। तो सबसे पहले जब भी मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को तो पढ़ाने से पहले क्या कॉन्सेप्ट है वो और ये कॉन्सेप्ट आया क्यों है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बच्चों का बेस क्लियर हो जाता है। सो इफ यू आर कंसर्निंग अबाउट द डोरमेंट कंपनी कि डोरमेंट कंपनी क्या है, क्या कहानी है, क्यों आया, तो वो सारी चर्चा आज की क्लास में हम करने वाले हैं। सबसे पहली चीज तो डोरमेंट कंपनी जो है वो डिफाइन नहीं की गई है। डोरमेंट कंपनी का एक स्टेटस होता है और ये स्टेटस ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी बनती है तो वो डोरमेंट ही बनती है, ऐसा नहीं है। डोरमेंट एक स्टेटस है जो स्थिति को ध्यान में रखते हुए आरओसी से लिया जाता है और ऐसा नहीं है हमेशा कंपनी का स्टेटस डोरमेंट ही रहेगा, डोरमेंट से बदल के एक्टिव भी हो सकता है। अगर बहुत सिंपल शब्दों में डोरमेंट बोलूं तो डोरमेंट का मतलब है इनएक्टिव, ठीक है, इनएक्टिव होना। अब यहाँ पे मुद्दा जो उठता है वो ये उठता है कि कई बार कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट हो गई, कंपनी बन गई, लेकिन उसे लग रहा है कि अभी फिलहाल किसी तरीके का कोई काम नहीं है बट भविष्य में जो है बहुत ज्यादा चांसेस है। तो अब उसके पास दो रास्ते रहते हैं। पहला रास्ता वो यहीं पर कंपनी को बंद कर दे और दूसरा रास्ता होता है कि वो कंपनी को कैरी ऑन करे। अगर कंपनी को वो इसी तरीके से आगे बढ़ाएगा और उसके पास अगर कोई बिजनेस नहीं होगा तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि कंपनी की एक नेगेटिव पॉइंट है, एक डिसएडवांटेज है कि कंपनी को चलाने के लिए कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं और कंप्लायंसेस के लिए आपको पेमेंट करना पड़ता है, प्रोफेशनल्स को भी पे करना पड़ता है और आरओसी को भी फीस पे करनी पड़ती है। एक तो वो वैसे ही मरा पड़ा है, वैसे ही उसका काम नहीं चल रहा, ऊपर से उसकी कंप्लायंस की मार, बिजनेस वैसे ही नहीं चल रहा। तो ऐसी स्थिति में वो कोशिश करता है कि मैं कंपनी को क्या कर दूं, शट कर दूं। जैसे कि आप सभी जानते हो कि कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन होता है वो कैसे होता है, लॉ से। और सिंपल भाषा में हम बोल सकते हैं कंपनी का बर्थ कैसे होता है, लॉ से। तो कंपनी की डेथ भी कैसे होगी, लॉ से। कोई नेचुरल पर्सन आए, कोई नेचुरल पर्सन जाए, कोई नेचुरल पर्सन जिए, कोई नेचुरल पर्सन मरे, कंपनी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे मुद्दा ये उठता है कि कंपनी बनानी बड़ी आसान होती है लेकिन कंपनी बंद करना बड़ा मुश्किल टास्क है, क्योंकि कंपनी को बंद करने के लिए भी हमें लॉ के कंप्लायंसेस का, लॉ के फॉर्मेलिटीज का, लॉ के नियमों का पालन करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे मुद्दा ये उठता है कि भाई कंपनी बनाने के साथ साथ ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहे हो, सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में बिजनेस कर रहे हो तो इट्स अ वेरी इजी टास्क कि आपने उसे शट डाउन कर दिया। बट यहाँ पे बड़ा मुश्किल काम है, कंपनी शट डाउन भी नहीं हो सकती। और दूसरी बात, अगर शट डाउन करे भी तो फ्यूचर में जो बिजनेस है उसके वायबल होने के पूरे चांसेस हैं, तो तब भी हमें कंपनी की जरूरत पड़ेगी। और दूसरी चीज, मान के चलिए आपने कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट की इन द ईयर 2020 और आपने 1 साल के बाद उसको बंद कर दिया और 5 साल बाद फिर बिजनेस स्टार्ट किया, तो जब भी बिजनेस स्टार्ट करोगे कंपनी नहीं कहलाएगी। लेकिन अगर आपने 2020 में कंपनी बनाई और 3 साल आपका काम नहीं चला और चौथे साल आपका काम बहुत ज्यादा अच्छा चला,
तो सिंपल सी बात है, ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि कंपनी 4 साल पुरानी हो जाएगी। तो ये भी एक बिजनेस में एडवांटेजेस पॉइंट होता है पुराना होने का। जितना ओल्ड होते हैं, ओल्ड होती जाती है कंपनी, उतना या कोई भी बिजनेस, उतना उसके प्रति जो कस्टमर है, जो ग्राहक है, जो क्लाइंट्स है, उनका विश्वास बढ़ता चला जाता है। क्योंकि कोई भी नया बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर एक जेस्टेशन पीरियड होता है और उसमें सरवाइव होना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। लगभग 90% से 95% तक, 90 to 95% बिजनेस आर शट डाउन बिटवीन 1 to 5 years। अगर 5 साल के बाद आपका बिजनेस सरवाइव हो गया तो उसके अब पूरे वाइबिलिटी के चांसेस, अब कोई बैक के चांसेस नहीं है। सो एक बात एकदम से साफ हो जाती है कि डोरमेंट एक सुविधा है जो कंपनीज को दी जाती है, कंपनीज के प्रमोटर्स को दी जाती है, कि अगर प्रेजेंट सिनेरियो में आपका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो नहीं कर रहा और नहीं चल पा रहा तो आप कुछ समय के लिए विराम ले सकते हो, इनएक्टिव करा सकते हो। इसके लिए इनएक्टिव इतनी आसानी से नहीं होती। इनएक्टिव के लिए आरओसी को फॉर्म फाइल करना पड़ता है, आरओसी को डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, आरओसी की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है, और आरओसी अगर संतुष्ट होती है तो आपको सर्टिफिकेट दे देती है इनएक्टिव का। अब ये जो इनएक्टिव है, जब हम कंपनी की साइट, आरओसी की साइट पे किसी भी कंपनी का स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर हमें किसी कंपनी के साथ डील करना है, हमें किसी कंपनी को लोन देना है, बैंक को लोन देना है, किसी थर्ड पार्टी को कंपनी के साथ डील करना है, तो वो इजीली उस कंपनी का सिन नंबर डाल के आरओसी की साइट से उसकी मास्टर समरी निकाल सकता है, किसी भी कंपनी की। क्योंकि एक बार अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई तो ऑल डॉक्यूमेंट्स, ऑल इंफॉर्मेशन आर प्रिजर्व विद आरओसी। ओके, सो सपोज अगर आप किसी कंपनी के साथ डील करना चाहते हो तो आप उसका सिन नंबर लेके आरओसी की साइट से उसकी मास्टर डिटेल निकाल सकते हो, और उस मास्टर डिटेल के अंदर इंफॉर्मेशन रहती है कि कंपनी एक्टिव है या कंपनी इनएक्टिव है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब आरओसी आपको स्टेटस इनएक्टिव का दे देगी तो जो थर्ड पार्टीज है, जो आउटसाइडर्स हैं, अगर इंटरेस्टेड टू डू द बिजनेस या टू गिव लोन टू दैट इनएक्टिव कंपनी, तो उन्हें पहले से ही पता होगा कि कंपनी एक्टिव नहीं है, कंपनी जीवित है लेकिन पूरे तरीके से एक्टिव नहीं है। जैसे कि डोर मेंट आप देख रहे हो, तो ये ना डोर क्लोज कर दिए गए हैं, बट अभी डोर ओपन भी हो सकते हैं। अब मुद्दा ये उठता है कि फिर तो कोई भी कंपनी आएगी और इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी कि अपने आप को डोरमेंट साबित कर लेगी, तो यहाँ पे लॉ की फॉर्मेलिटीज है उनका पालन करना पड़ता है, और उसके बाद ही आप डोरमेंट हो सकते हो, या इनएक्टिव, मैं बोल रही हूँ इनएक्टिव कंपनी का नाम दिया जा सकता है। एज ए कंपनी सेक्रेटरी आपको ये क्यों पढ़ाया जा रहा है? इवन आप जब सीएस एग्जीक्यूटिव में आओगे तो आपके यहाँ पे एक सेपरेट चैप्टर है डोरमेंट कंपनी नाम से। डोरमेंट कंपनी का स्टेटस डिफाइन दिया गया है सेक्शन नंबर 455 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट के अंदर टोटल 470 सेक्शंस है। आप देखोगे कंपनी एक्ट के अंत में लगभग अंतिम छोर पर डोरमेंट कंपनी को बताया गया है कि डोरमेंट कंपनी क्या है और किस तरीके से काम करती है। अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें, क्या दिया है डोरमेंट कंपनी के बारे में, वो अब आगे की बात है, लेकिन एज ए कंपनी सेक्रेटरी आपको ये इसलिए समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है कि भविष्य में अगर आपके क्लाइंट के या जिस कंपनी के आप कंपनी सेक्रेटरी, उसकी किसी कंपनी में इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, देन देयर इज अल्टरनेटिव ऑप्शन, नो नीड टू पे द नो नीड टू डू मोर फॉर्मेलिटीज, लेस फॉर्मेलिटीज होंगी और कंपनी जीवित भी रहेगी, लेकिन हाँ बस उसका स्टेटस एक्टिव से इनएक्टिव हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि इनएक्टिव हमेशा के लिए हो जाता है या ये कुछ समय की फैसिलिटी होती है? कुछ समय की फैसिलिटी होती है, सांस लेने का समय दिया जाता है, बिजनेस को सरवाइव करने का समय दिया जाता है, दैट इज द मैक्सिमम टेन्योर, मैक्सिमम टाइम पीरियड इज 5 years। विद इन 5 years या तो आप सरवाइव हो जाओगे, इट मींस अगर आप सरवाइव होते हो तो इट इज द रिक्वायरमेंट ऑन द पार्ट ऑफ कंपनी, एंड यू नो कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, सो इट इज अ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी। If there is no company secretary, then they are hiring a service of practicing company secretary, but that compliance is done by the CS. So again, ROC ने जो सर्टिफिकेट दिया था इनएक्टिव का, अब दोबारा से अगर एक्टिव करवाना चाहते हो, अगेन कंपनी फाइल अ फॉर्म टू ROC फॉर इनएक्टिव। MSC करके फॉर्म नंबर्स दिए गए हैं, MSC1, MSC2, MSC3, दैट इज अ सीक्वेंस। सो अब MSC फॉर्म अलग अलग नंबर्स हैं उसके, फाइल करके ROC को, उनसे फिर से हम एक्टिव का स्टेटस ले सकते हैं। क्या आपको ये सारी बात समझ में आ गई जो मैंने समझाई? पहले ये समझ में आ गया कि डोरमेंट कंपनी का स्टेटस आया क्यों। अब डोरमेंट कंपनी
किस तरीके की कंपनी डॉर्मेंट हो सकती है, वो हम सारी चीजें समझेंगे क्योंकि वो प्रोविजन में है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप कोई भी बच्चा सीएस कर रहा है और सीएस कोर्स में आगे बढ़ रहा है तो सीएस के अंदर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, और जब हमारे कोर्स का दायरा बड़ा होता है, जब हमारा स्कोप बड़ा होता है, तो ऐसी स्थिति में हम चीजों को रट नहीं सकते, हम सिर्फ चीजों को समझ सकते हैं, गाइड एक स्ट्रक्चर ले सकते हैं, और समझने के बाद ये बात साफ है कि अगर एक उसका क्विक रिवीजन कर ले तो वो कॉन्सेप्ट सेट हो जाता है, और उसके बाद फिर दोबारा से जितने मल्टीपल रिवीजन होते हैं तो वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आज डॉर्मेंट पढ़ने के बाद आपको सीएस कंप्लीट करने के बाद कभी डॉर्मेंट के बारे में समझना ही नहीं है, काम नहीं करना। आप तो यहाँ जितनी चीजें पढ़ रहे हो तो सब प्रैक्टिकल लाइफ में आपको भविष्य में काम करना है इनमें। यहाँ तो हम आपको प्रोफेशनल कोर्स का मतलब होता है इंडक्शन ऑफ कोर्स करिकुलम, यहाँ पे कोर्स करिकुलम सिखाया जा रहा है, इसके बाद आपको वही काम प्रैक्टिकली करना है, तभी तो इसे प्रोफेशनल कोर्स बोला जाता है। तो इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको ये भी सिखाऊं कि ये क्या है और साथ में ये भी सिखाऊं कि ये क्यों है। आर यू गॉट द पॉइंट? वैसे जनरली हर किसी का पढ़ाने का अंदाज अपना अलग होता है, लेकिन मैं ऐसा मानती हूं कि आप जो भी काम कर रहे हो उसको इतनी शिद्दत, इतनी मेहनत, इतनी लगन, इतने मन और इतनी निष्ठा से करो कि आपसे अच्छा वो कोई काम कर ही ना सके। मैं यही बच्चों को समझाती हूँ कि हमेशा हमें अपने ऊपर ध्यान रखना चाहिए, अपनी डेस्टिनी पे ध्यान रखना चाहिए, अपने इंप्रूवमेंट पे ध्यान रखना चाहिए, अपने आप से अपने आप को कंपेयर करना चाहिए। हम लास्ट ईयर क्या थे, हम इस ईयर क्या है, हमें और क्या बदलाव करना है। इंस्टेड ऑफ नॉट फोकसिंग टू अदर्स बट इंस्टेड फोकस ऑन योरसेल्फ डेवलपमेंट, नॉट टू कंपेयर योरसेल्फ विद अदर बट कंपेयर योरसेल्फ विद योरसेल्फ। हमें अपने आप को अपने आप से ही कंपेयर करना चाहिए, अपनी कैपेबिलिटी देखनी चाहिए, अपनी एबिलिटी बढ़ानी चाहिए, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए, अपनी डेडिकेशन बढ़ानी चाहिए, अपना हार्डवर्क बढ़ाना चाहिए, और पेशेंस। सब्र एक ऐसी चीज है जो इंसान को कहीं से कहीं तक पहुंचा सकता है। ज्यादातर मन जो कुंठित होता है, मन जो परेशान होता है, वो इसी वजह से होता है क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती है, और जब हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती है तो सब्र का बांध टूट जाता है और हम उस काम के प्रति हमारा मन हट जाता है। मैंने कहा आप ये कोर्स कर रहे हो और मैं कहती हूँ कि इस कोर्स को करने में से 2 साल लग रहे हैं, 2.5 साल लग रहे हैं, बट ये सच्चाई नहीं है। कई बार ज्यादा टाइम भी लग जाता है, यही कड़वी सच्चाई है। लेकिन बच्चा घर से प्लान करके चलता है मैं तो 2 साल में सीएस कर लूंगा। मैं कहती हूँ ये क्यों प्लान करके चल रहे हो कि मैं 2 साल में सीएस कर लूंगा? आप ये प्लान क्यों नहीं कर रहे कि मुझे सीएस करनी है, मेरे पास कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है ही नहीं, मैं इसे टाइम से डिफाइन कर ही नहीं रहा, मेरे पास देयर इज नो अ बी प्लान, दिस इज ओनली अ प्लान फॉर माई लाइफ एंड मुझे इसे पूरा करना है, वट एवर बी द सिचुएशन, वट एवर बी द टाइम, वट एवर बी द हार्ड वर्क। ऐसे क्यों डिफाइन करो कि अगर हुआ तो मैं कर लूंगा, नहीं हुआ तो नहीं करूंगा? ये सब बकवास बात होती है, ये सब बेकार की बात होती है। मंजिल तो मिली जाएगी, भटक कर सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। ये एक गलत अप्रोच होती है। मैंने भी जब सीएस ज्वाइन की थी, सीएस स्टार्ट की थी, आई कांट एक्सपेक्ट कि 1 साल में होगी या 2 साल में होगी। मैंने ये सोचा था कि मुझे इसे करना है। मैं मानती हूं अगर हमारा जीवन 60-70 साल का रहता है और 70 साल के जीवन में अगर हम कुछ 2, 3, 4 साल भी, 5 साल भी इतनी हार्डवर्क कर लेते हैं कि बाकी का जितना जीवन है वो हमारा, हमारे बच्चों का और बच्चे के बच्चों का भी अगर सेट होता है तो क्या दिक्कत है? इस एज में पढ़ने के सभी रास्ते खुले होते हैं। आपका फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी होती है, यंग बच्चे होते हैं, एनर्जी लेवल बहुत अच्छा होता है, सोसाइटी से कट ऑफ होते हैं, देयर इज नो फॉर्मेलिटी ऑन द पार्ट ऑफ द चाइल्ड्स, ऑन द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, यंगस्टर्स। सोसाइटी के प्रति, आपके रिलेटिव्स के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपके पेरेंट्स के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपका जो करना है आपको अपने लिए करना है। ऑल फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय द पेरेंट्स, बाय द गार्जियंस, बाय द टीचर्स, बाय द सोसाइटी। सोसाइटी भी अभी आज के डेट में आपके फेवर में है। दे आर नॉट आस्किंग द क्वेश्चन आर यू डूइंग जॉब, दे आर आस्किंग द क्वेश्चन आप क्या कर रहे हो। आज के डेट से लेके अगले 4 से 5 साल आपकी स्थिति फेवर में रहेगी। 5 साल जो बच्चा खराब कर देता है अपनी जिंदगी का, उसकी पूरी जिंदगी खराब ही रहती है, फिर वो कभी सेटल नहीं हो पाता क्योंकि उसे कोई रास्ता नहीं मिल पाता। जब हम अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं कि हम इस रास्ते पे आ गए हैं, आपने सीएस कोर्स कर लिया, कंप्लीट कर लिया। सीएस की डिग्री कभी भी आपको घर बैठ के खाने को पैसे नहीं देती है, काम नहीं देती है। सीएस की डिग्री जो देती है ना, वो देती है कॉन्फिडेंस, कुछ कर गुजरने का। कभी भी कोई प्रोफेशनल डिग्री आपको ये नहीं है कि आप प्रोफेशनल बन गए तो अब अपने घर पे बैठ के आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। सीएस की डिग्री जो देती है वो जज्बा देती है, वो जुनून देती है, वो कॉन्फिडेंस देती है और अपने अंदर उत्साह पैदा करती है। वो ये कहती है कि अगर तूने कोर्स कर लिया तो तू कुछ भी कर सकता है, और फिर वो कुछ भी कर जाता है।
उसका उसका जो मोटो है ना, उसका जो मोटिव है, उसका जो मोटिवेशन लेवल बहुत हाई हो जाता है। आज मैं इस स्टेज पे खड़े होकर बच्चों को जो पढ़ाती हूँ वो मेरा कॉन्फिडेंस ही तो है, क्योंकि आप जो कोर्स कर रहे हो मैं कर चुकी हूँ, यस और नो। बट मैं ये कभी नहीं कहती कि ये ऐसे ही बच्चों को सही बात बतानी पड़ती है। कई बार बच्चे बहुत ज्यादा गलत अप्रोच पकड़ लेते हैं। मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की बुराई नहीं कर रही, जो भी टीचिंग कर रहे हैं बहुत बड़ी बात है, लेकिन मुद्दा ये उठता है कई बार बच्चा जो है अपने ऊपर विश्वास ना करके मल्टीपल कोचिंग्स में इन्वॉल्व हो जाता है। मैं ये कहना चाह रही हूं, आप जहां भी पढ़ो सही से पढ़ो, रिस्पेक्ट से पढ़ो, जो भी आपको पढ़ा रहा है सही तरीके से वहां पढ़ो। पढ़ाने का सबका अपना अलग अलग अंदाज होता है, जिसका अंदाज बच्चे को पसंद आ रहा है उसके पास पढ़ो, लेकिन उनके प्रति विश्वास और निष्ठा रखो। किसी के पास भी पढ़ो, XYZ। जब तक हम निष्ठा नहीं रखेंगे, विश्वास नहीं रखेंगे, टीचर्स के प्रति हम रिस्पेक्ट नहीं रखेंगे, हम उसकी कोर्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तब तक हमें विद्या आती नहीं है। विद्या का सबसे पहला नियम है पेशेंस, विद्या का दूसरा नियम है रिस्पेक्ट। और ये जो कंसिडरेशन होता है, कंसिडरेशन आई नो वेरी वेल, विदाउट कंसिडरेशन इज अ वेरी टफ टास्क टू डू एनीथिंग। कंसिडरेशन एक अनदर ऑब्जेक्टिव है, बट मेन ऑब्जेक्टिव जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका जीवन अच्छा करना, आपको मोरल साइंस सिखाना, आपको नियम सिखाना, आपको एक अच्छा इंसान बनाना और साथ में एक प्रोफेशनल बनना। आर यू गॉट द पॉइंट? अब यहां पे मैंने आपको बड़ा आसान है, बच्चों के माइंड को फ्री कर लो, बच्चे के माइंड को रिलैक्स कर दो, उसके माइंड से नेगेटिव थॉट्स बाहर निकाल दो, फिर तुम उससे कुछ भी पढ़ा दो सब समझ में आता है। मैं सबसे पहले प्री वर्कआउट यही करती हूँ कि बच्चे के माइंड को रिलैक्स करती हूँ, उसके माइंड में जो मल्टीपल थॉट्स चल रहे होते हैं, जो किसी एक कहने से भी बच्चा परेशान होता है, वो निकालती हूँ। हर व्यक्ति का, हर इंसान का, हर बच्चे का, हर चीज का एक समय होता है। आज आप मेरे से 10 से 15 साल छोटे होंगे, और अगर आप मेरी डेस्टिनी से अपने आप को कंपेयर करोगे तो सिवाय डिमोटिवेशन के आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं अपने आप को अब से 15 साल बड़े से किसी से अपने आप को कंपेयर करूंगी तो मुझे सिवाय डिमोटिवेशन के कुछ नहीं मिलेगा। बस यही हम गलती करते हैं कि हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं। हमें दूसरों को उससे कंपेयर नहीं करना, हमें खुद को खुद से कंपेयर करना है। क्लियर या ऑल क्लियर? बस ये नियम बना लो, जिंदगी में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि मैं खुद बहुत खुश रहती हूं अपने आप से, अपने प्रोफेशन से, अपनी टीचिंग से, अपने तरीके से मैं बहुत खुश रहती हूं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं होता कि दुनिया में क्या हो रहा है, मुझे बस ये पता है कि मुझे क्या करना है। आई एम मोर फोकसिंग टू मी, योरसेल्फ एंड माई स्टूडेंट। क्लासरूम के अंदर जो बैठा है मुझे सिर्फ उससे मतलब है, जो बाहर है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? अब हमने यहाँ पे डोरमेंट का स्टेटस समझा, हमने कहा कि डोरमेंट क्यों होती है। अब आगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलेंगे। वेयर अ कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट और होल्ड एन एसेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब धीरे धीरे एक एक पॉइंट पे फोकस करेंगे। सबसे पहले कह रहे कंपनी फॉर्म हो चुकी है, रजिस्टर हो चुकी है, किसके लिए? फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए, और टू होल्ड एन एसेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। बहुत सारे बच्चों को इसका मीनिंग नहीं पता होगा। व्हाट डू यू मीन बाय द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? ऐसे बड़े सारे बच्चे होंगे जिनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पता है। जानते हो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? What do you mean by the intellectual property? Anybody having any idea? Yes, live students also. Anybody having any idea about the intellectual property? Live में जो बच्चे हैं उनको कोई आइडिया है about the intellectual property? I think no. मैं आपको बड़े सिंपल शब्दों में पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में समझाती हूँ। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है इंटेलिजेंसी। क्या बताया मैंने? इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है इंटेलिजेंसी, और इंटेलिजेंसी से, इंटेलिजेंस जो व्यक्ति होते हैं वो कुछ नया करते हैं, टू डू समथिंग न्यू, इनोवेशन। ओके, तो जो इंटेलिजेंसी होती है बच्चों, इंटेलिजेंसी से ही जब हम कुछ नया करते हैं, कुछ नया डेवलपमेंट करते हैं, तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी व्यक्ति ने एक बहुत अच्छी मशीनरी बनाई, कार के लिए इंजन बनाया जो कि पानी से चलता है, कुछ नया करा, उसका क्रेडिट उसको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। लेकिन उसने इंजन बनाया और उसका किसी और ने कॉपी कर लिया और उससे छीन लिया, और वो कुछ नहीं कर पाया, ना उसके बदले उसे कोई कंसिडरेशन मिला। तो क्या भविष्य में उसको देख के कोई और कुछ नया करना चाहेगा? तो हम चाहते हैं कि इनोवेशन को प्रमोशन मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए?
रिवार्ड मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? तो ये जो कुछ नया इन्वेंशन होता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन पे हो, कोई नई किताब हो, कोई नया थॉट हो, कोई नया लिरिक्स हो, कोई नया डांस हो, कोरियोग्राफी हो, कोई भी नया ऐसा काम हो जिसमें इंटेलिजेंसी से आपने किया है, उसकी प्रोटेक्शन दी जाती है। और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज भी है। क्या बताया मैंने? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज। और वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज जो है वो ये कहते हैं, अगर किसी ने कुछ नया इन्वेंशन किया है, किसी ने कोई किताब लिखी है, किसी के कोई लिरिक्स है, किसी के कोई डांसिंग स्टेप्स है, तो वो उसके ऊपर अपना राइट क्रिएट कर सकता है। और अगर कोई भी फिर उसको लेना चाहेगा तो उसके बदले से रॉयल्टी पे करेगा। तो वो कहाँ पे डिफाइन किया जाता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज में। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डिजाइन, पेटेंट एक्सेट्रा, ये सब इंटेलेक्चुअल हमारी प्रॉपर्टीज है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो ही जिसके बदले हमें रिटर्न बैक कुछ मिला है, तो दैट इज नॉन एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब ये क्या कर रहा है? फ्यूचर प्रोजेक्ट है इसका, और ये होल्ड कर रहा है क्या? एसेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। एसेट्स और क्या? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। एंड हैज नो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन, और उनके किसी तरीके के सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। क्या बताया जरा बताना? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं है। अब अभी तो आपको ये भी नहीं पता कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस होते क्या है, या सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं। आई थिंक यू हैव नो आइडिया, तो वो भी मैं समझाऊंगी। सच अ कंपनी, इस तरीके की कंपनी, या हम उसे क्या बोल सकते हैं? इनएक्टिव कंपनी। अब यहां पे हमारे सामने एक तो समझने के लिए है कि व्हाट यू मीन बाय सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। क्या बोला मैंने? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। और दूसरा हमारे सामने आ जाता है इनएक्टिव कंपनी। क्या बताया मैंने? इनएक्टिव कंपनी। तो अब ये जो स्टेटस मिलता है, आप मुझे जरा बताना, जो स्टेटस दिया जाता है आरओसी को, वो सॉरी कंपनी को, वो स्टेटस देता कौन है? वो देता है बेटा आरओसी। इट मींस आरओसी को इसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है? एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है, फॉर्म फाइल करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों, ऐसी स्थिति में आरओसी से हम ये स्टेटस ऑब्टेन करते हैं। क्या ऑब्टेन करते हैं? स्टेटस। तो ये ना एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, या तो एक इनएक्टिव कंपनी, या तो फिर ऐसी कंपनी जो रजिस्टर है फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए और होल्ड क्या कर रही है? एसेट्स और साथ में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और उसके पास कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। तो अब हम यहाँ पे दो चीजें समझेंगे। सबसे पहले हमें समझना होगा व्हाट डू यू मीन बाय द इनएक्टिव कंपनी। इनएक्टिव कंपनी किसको बोला जाता है? इनएक्टिव कंपनी होती क्या है? तो पहला पॉइंट क्या समझेंगे? इनएक्टिव कंपनी। और दूसरा पॉइंट समझेंगे फिर आगे चल के हम सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। तो चलिए जी, अब हम चलते हैं और अब हम समझते हैं यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय द इनएक्टिव कंपनी। तो इन्होंने कहा इनएक्टिव कंपनी मीन्स अ कंपनी, सुनना मेरी बात ध्यान से, इनएक्टिव कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज नॉट बीन कैरिंग एनी बिजनेस। जब ये शब्द यूज हुआ, ये प्रेजेंट टेंस से पास्ट है। हैज नॉट बीन कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशन, और हैज नॉट मेड एनी सेट। सेट मतलब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स, ड्यूरिंग लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स, और हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स। मतलब क्या हुआ जरा समझिए। यहां पे इन्होंने कहा कि इनएक्टिव कंपनी का मतलब है, इनएक्टिव कंपनी का मतलब है एक ऐसी कंपनी जो बिजनेस ऑपरेशन कैरी नहीं कर रही और उसके यहां पे कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं हुए। कब से? पिछले 2 साल से। और उसने क्या फाइल नहीं करा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न। कितने सालों से? पिछले 2 सालों से। तो यहां पे अब मैं आपको एक और बात बताती हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है और एनुअल रिटर्न की क्या रिक्वायरमेंट है। हमारे यहाँ पे सेक्शन नंबर 92 है, जो आप आगे चल के भविष्य में पढ़ोगे। वो कहता है हर एक कंपनी को हर साल अपनी कंपनी के एनुअल समरी, एनुअल इंफॉर्मेशन आरओसी को फाइल करनी है। और अगर 2 सालों से कंपनी ने काम नहीं किया, इसका मतलब कंपनी का कोई भी अता पता
नहीं है कि कंपनी है क्या? तो ऐसी स्थिति में उस कंपनी का जो स्टेटस है वो क्या हो सकता है? डॉर्मेंट, या हम कह सकते हैं इनएक्टिव। क्या बोला मैंने? लेकिन ये जो सेट शब्द है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, इसका मतलब क्या होता है? ये फिर होल्ड हो गया। आपके यहाँ पे जो है सेट नहीं दिया गया, सेट को डिफाइन नहीं किया क्योंकि आपका लेवल अभी छोटा है, तो कम कॉन्सेप्ट्स दिए, बट मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। अगर कंपनी में किसी तरीके का बिजनेस ऑपरेशन नहीं हो रहा, बिजनेस ऑपरेशन मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, सर्विस प्रोवाइड नहीं हो रही, जिसका भी काम वो करते हैं, तो इसका मतलब कंपनी के यहाँ पे सिग्निफिकेंट मतलब एक एक्सट्रीम लेवल पे सही तरीके से कोई भी व्यापार, कोई भी बिजनेस नहीं चल रहा। और कुछ ऐसे काम हो रहे हैं जैसे कि शेयर अलॉटमेंट कर रहे हैं, जैसे कि आरओसी की फीस पे कर रहे हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस कर रहे हैं, बट उसके यहाँ पे प्रैक्टिकली कोई भी काम नहीं चल रहा। तो वो बहुत डिटेल में चल के हम सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल पर इस चीज को समझेंगे कि वो किस तरीके से काम होता है और किसको बोलते हैं सेट। आपके यहाँ पे अभी उतना ज्यादा डीप में यहाँ पर नहीं दिया गया, ठीक है। बट सेट किसे बोलेंगे? अगर सेट नहीं है तो सेट जो है वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन वो होते हैं, मैं फिर से समझा रही हूं, जहां कंपनी में एक्सट्रीम लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग, अगर मैन्युफैक्चरिंग में तो मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है, ऑपरेशंस चल रहे हैं, कंपनी काम कर रही है, ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, तो वो सेट है। और अगर कंपनी शेयर अलॉटमेंट कर रही है, कंपनी अपनी मिनिमम फीस पे कर रही है, तो क्या वो सेट है? आंसर इज नो, वो सेट नहीं है। अब इधर समझो, अब यहां पे मुद्दा ये उठता है कि अगर एक बार ऐसी कंपनी का स्टेटस डॉर्मेंट हो जाता है, सपोज कंपनी क्या हो गई? डॉर्मेंट हो गई, तो अब क्या उसे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं करनी है? कुछ रिक्वायरमेंट्स थोड़ी बहुत करनी पड़ेंगी, आपके हिसाब से सोच के बताइए। मैंने कहा आपकी कंपनी का स्टेटस डॉर्मेंट हो गया, तो उसे क्या कोई भी रिक्वायरमेंट का पालन नहीं करना है, या थोड़ी बहुत छोटी मोटी कोई रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं? मतलब लॉ की 0 कंप्लायंसेस होगा या मिनिमम कंप्लायंसेस होगा? क्यों? सोच के बताइए क्यों? क्योंकि अभी कंपनी जीवित तो है ही ना, तो बहुत ज्यादा कंप्लायंसेस नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा? मिनिमम कंप्लायंसेस हो जाएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कंपनी मिनिमम डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, सेक्शन नंबर 149 जो है उसमें मिनिमम डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है। A dormant company shall have minimum number of 3 directors in case of public company and 2 directors in case of private company, 1 director in case of 1% company। ठीक है बच्चों, ये रिक्वायरमेंट है किसकी? मिनिमम डायरेक्टर्स की। प्रोविजन नॉट एप्लीकेबल, प्रोविजन ऑफ द एक्ट इन रिलेशन टू रोटेशन ऑफ ऑडिटर शैल नॉट अप्लाई टू डॉर्मेंट कंपनी। इसके बारे में भी मैं आपको समझाना चाहूंगी, थोड़ा सा आप समझना जरा। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली होता क्या है बच्चों कि जैसे कंपनी एक्ट में बड़ी सारी रिक्वायरमेंट्स होती है, तो जो कंपनी डॉर्मेंट हो जाती है उसको बड़े सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं। बेनिफिट्स इन द सेंस रिलैक्सेशन दी जाती है कंपनीज एक्ट की। अब वो रिलैक्सेशन कंपनीज एक्ट की क्यों दी जाती है, ये भी एक सोचने समझने वाली बात है कि कंपनीज एक्ट की रिलैक्सेशन उसको इसलिए दी जाती है कि भाई और बहनों की जो कंपनी है वो ऑलरेडी काम नहीं कर पा रही है, और उसे अगर बहुत सारे कंप्लायंसेस पूरे करने जाएंगे पड़ जाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी। तो मुद्दा ये उठता है कि जब कंपनी एक्ट के पालन की बात होती है तो कंपनी एक्ट तो सभी कंपनीज पे लागू होता है, चाहे वो कोई सी भी कंपनी है। यस और नो? हर एक कंपनी के ऊपर लागू हो रहा है, चाहे वो XYZ कोई भी कंपनी है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों होता क्या है, ऐसी स्थिति में होता क्या है कि वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दी जाती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देके ये बोला जाता है, ये कहा जाता है कि आपको अगर अच्छा लगता है तो कुछ कंपनीज को या कुछ क्लासेस ऑफ कंपनीज को आप एग्जेम्पशन दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? एग्जेम्पशन और रिलैक्सेशन दे सकते हैं। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? तो इसी तरीके से डॉर्मेंट कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सेक्शंस की क्या मिलती है? रिलैक्सेशन और एग्जेम्पशंस दे दी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे रजिस्ट्रार को भी कुछ पावर दी, यहां थोड़ा सा एडवांस भी मैं आपको बता देती हूँ। रजिस्ट्रार शैल स्ट्राइक ऑफ नेम ऑफ डॉर्मेंट कंपनी, रजिस्ट्रार नेम क्या कर सकते हैं? स्ट्राइक ऑफ फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ डॉर्मेंट कंपनीज विच हैज फेल्ड टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट। अगर ये रिक्वायरमेंट्स का पालन नहीं करते
तो रजिस्टर से जो आपकी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है, आपका नाम हमेशा के लिए हटा भी सकते हैं, जिसे स्ट्राइकिंग ऑफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? स्ट्राइकिंग ऑफ, मतलब आपका नाम स्ट्राइक ऑफ भी हो सकता है। क्लियर? और प्लस अगर 5 साल खत्म हो गए, 5 साल से पहले ही आपको एक्टिव स्टेटस लेना होता है, और 5 साल अगर खत्म हो गए और उसके बाद आप स्टेटस आपका एज इट इज है, तो भी कंपनी का नाम क्या हो सकता है? स्ट्राइक ऑफ हो सकता है। क्लियर? ऑल क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखो, मैं बस यही कहना चाहती हूं, मैं बस यही समझाना चाहती हूं कि आप जितना भी पढ़ो और जो भी पढ़ो उसे कंसेप्चुअली पढ़ो, स्ट्रॉन्ग करो, चीजों को अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाओ, अपनी माइंड की ब्रांचिंग कैपेबिलिटी बढ़ाओ, क्योंकि मैं सिर्फ आपका स्ट्रक्चर बना सकती हूँ और स्ट्रक्चर ही सब कुछ होता है। एक रास्ता पकड़ाना होता है। मैंने आपको वे दे दिया, मैंने आपके माइंड में क्वेश्चंस रेज कर दिए, मैंने आपके माइंड में वो कॉन्सेप्ट दे दिया, तो अब आपको इसे सिर्फ रीड करना रह गया, रटना नहीं है। मैं इस सिद्धांत पे काम करती नहीं, मैं सिर्फ समझाने में फोकस करती हूं। मैं ये चाहती हूं कि बच्चों के माइंड में इसको छाप दूं, ये क्या है और ये क्यों है, उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद बड़ा आसान है। प्रोफेशनल कोर्स में ऐसा क्यों बोला जाता है कि आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ना है? यहाँ पे पता है, कोई बहुत बच्चा बहुत ब्रिलियंट है, वो सक्सेसफुल नहीं है। बच्चा ब्रिलियंट नहीं है, बट बच्चा कॉन्टिन्यूस बेसिस पर पढ़ाई करता है, रेगुलरिटी है, वही कामयाब है। और ये हर जगह है। करत करत अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास से कोई भी चीज, जिंदगी की, जीवन की कोई भी चीज आपको मिल सकती है। और जो व्यक्ति जितना ज्यादा संघर्ष करता है, जितनी ज्यादा स्ट्रगल करता है, उसको उतना ही चीजें मिलती भी हैं। हमें चीजों से डर के नहीं भागना, हमें उसका डटकर सामना करना है और उस चीज को हासिल करना है। जैसे आपका भी कोर्स है, मैं जानती हूँ ये मुश्किल है, आसान नहीं है। एज ए कंपनी सेक्रेटरी मैं बिल्कुल नहीं बोल सकती कि बहुत आसान है, बिना पढ़े हो जाएगा या खाली कोचिंग से हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। कोचिंग इंस्टीट्यूट 3-4 चीजें आपके साथ करती है। पहली चीज, आपका डिसिप्लिन मेंटेन होता है। दूसरी चीज, आपकी रेगुलरिटी बनती है। तीसरी, आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती है और कॉन्सेप्ट पढ़ने का तरीका पता चलता है। यही होता है बस कोचिंग इंस्टीट्यूट में, और इतना ही हो सकता है। इसके बावजूद आपको जो करना है, जितने प्रयास कोचिंग इंस्टीट्यूट में होते हैं उसके 3 गुना प्रयास जब बच्चा करता है तब रिजल्ट मिलता है। हाँ, एक मार्गदर्शन अगर सही हो जाता है, एक मेंटोरशिप अच्छी मिल जाती है, तो मंजिल पाने में आसानी हो जाती है, क्योंकि वो आपको सीधे रास्ते पे खड़ा कर देता है। चलाता नहीं है, वो आपको एक सही रास्ते पे खड़ा कर देता है और वो बता देता है यहां से चलोगे तो आपको मंजिल मिल जाएगी। लेकिन अगर रास्ता ही कई बार सही नहीं मिलता तो कितना भी चल लो तो मंजिल नहीं मिलती। तो हमारा जो काम है, आपको डायरेक्शन देना है, सही रास्ते पे ले जाना है, लेकिन उसकी दूरी आपको ही तय करनी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ साथ आपको घर पर भी अथक प्रयास करने होंगे, तभी जाके सफलता आपको मिलेगी। ठीक है बच्चों? अभी यहाँ पे किसी भी बच्चे को डॉर्मेंट में अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो, लाइव या फेस टू फेस बच्चों में, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? मे आई प्रोसीड फॉर नेक्स्ट टॉपिक? ओके, अब हम यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया, और बहुत ज्यादा आपके यहाँ पे मैं फिर से कहना चाह रही हूँ कि बहुत ज्यादा डिटेल में आपके यहाँ ये भी नहीं दिया है, और मेरी भी अपनी एक समय सीमा है और अपना एक दायरा है, क्योंकि दायरे से बाहर जाके अगर मैं आपको बहुत ज्यादा पढ़ा दूंगी तो आपका जो एग्जाम है वो मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। इस कोर्स का नाम फाउंडेशन है, तो मुझे फाउंडेशन, आपकी नींव सेट करनी है। निधि की कंपनीज आगे चल के आपको बहुत जगह पढ़नी है और बहुत डिटेल में पढ़नी है, लेकिन अभी मैं सिर्फ इतना समझाऊंगी आपको कि निधि कंपनी होती क्या है और निधि कंपनी का क्या रोल है और निधि कंपनी क्यों बनाई जाती है, मैं क्यों समझाऊंगी आपको। ठीक है बच्चों? और बड़े ही साधारण से एग्जाम्पल से मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाती हूँ। ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारी क्लास के अंदर होंगे, फेस टू फेस और लाइव में। आपने कल्चर देखा होगा, हर एक चाहे आप मेट्रोपोलियन सिटी की बात कर लीजिए, चाहे आप छोटी सिटीज की बात कर लीजिए, आपने कल्चर देखा होगा कि कुछ महिलाएं क्या करती हैं, अपने मंथली खर्चे में से कुछ पैसे सेव करती हैं। उनकी सेविंग की नेचर होता है, ज्यादातर महिलाओं का नेचर होता है सेविंग करना, कुछ महिलाओं का नेचर होता है सिर्फ पैसों को उड़ाना। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो वो क्या करती हैं कि मंथली पैसे में से कुछ पैसा सेव करने की कोशिश करती हैं, और उसके बहाने से वो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज होके कमेटी सिस्टम होता है और कमेटी डाल लेती है। तो कमेटी के 2-3 फायदे हो जाते हैं। एक तो हर महीने जो है आपसे आपस में मिलना चिलना हो जाता है, बातचीत हो जाती है, इस बहाने से सारी सहेलियां इकट्ठी हो जाती है, थोड़े गप्पे और चुगली गपशप हो जाता है, तो माइंड फ्रेश हो जाता है। अब क्या है कि एक तो ये तरीका होता है, उसमें क्या होता है कई सारे मेंबर्स बनते हैं। जैसे मान के चलो 20 सहेलियों ने मिलकर कमेटी डाली और सबको हर महीने 1-1 हज़ार रुपए देना है।
तो 20 महीने तक देने तो टोटल 20,000 रुपए होंगे। अब उसमें क्या है कि जो पैसे इकट्ठे होके आते हैं वो किसी एक मेंबर को दे दिए जाते हैं। तो आप ये बताइए पैसा आया किससे? मेंबर से। और पैसा दिया भी किसको जाएगा? मेंबर्स को, बाहर वाले को पैसा अब ये पैसा किस बेसिस पे दिया जाता है? और ये जो सिस्टम चलता है ना, ये जनरली ऐसी जगह चलता है जहां सब लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं। कई बार इसमें बड़ा घपला भी होता है जो अनऑर्गेनाइज होता है। जैसे मान चलिए मिस्टर ए के घर पे कमेटी डल रही है और उसके पास सारा हिसाब किताब मेंटेन है, और मिस्टर ए की डेथ हो गई तो उसके घर वाले सारे पैसे खा गए, नुकसान हो गया। कह रहे जी वो तो रहा ही नहीं, अब चले गए इस दुनिया से। तो भैया पैसे तो तुम्हारे पास ही होंगे कि जी पैसे भी साथ लेके गया वो तो। इट मीन्स कई बार घपला हो जाता है, कई बार किसी किसी के मन में फरेब या लालच आ जाता है। जब फरेब या लालच आते हैं तो वो पैसे लेके भाग भी जाते हैं। ये कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। आप देखोगे हर एक सोसाइटी के हिसाब से स्टैंडर्ड रेट रेज होता चला जाता है। जैसे छोटे शहर है, छोटे कस्बे हैं, तो वहां पे चाय नमकीन चलती है, वहां पे डिफाइन हो जाता है कि आज इसके घर कमेटी है, अगले महीने उसके घर कमेटी है, 20 मेंबर्स के घर पे सर्कुलेट होती है, वही उसकी चाय पानी करता है। थोड़े बड़े लेवल पे अगर हम और अच्छे लेवल पे पहुंचे तो वहां भी महिलाएं जो हैं गेट टुगेदर करती हैं और उसको किट्टी पार्टी बोलते हैं। तो वो किट्टी पार्टी हो जाती है ना। तो वहां पे गेम्स वगैरह भी होते हैं, जस्ट लाइक अ तंबोला एंड ऑल अदर गेम्स। आई एम नॉट इंडल्ज इन दैट पर्टिकुलर गेम्स, मेरे पास तो समय ही नहीं है, बट मैंने आपको बताया है, मुझे पता सब कुछ है। मैं हर चीज को नोटिस करती हूँ, मेरा ये नेचर है। मैं कभी भी किसी शहर में भी जाती हूँ, मतलब मुझे पढ़ने का बहुत शौक है और ये मैंने डेवलप किया है। मैं अगर किसी सिटी में जाती हूँ, किसी शहर में अगर मैं घूमने गई, तो मैं उस शहर में ये पहले जानना चाहती हूँ कि शहर कैसे बना, क्यों बना, क्या कारण था, या कोई भी नई चीज मुझे दिखती है तो मैं इसका लॉजिक ढूंढती हूँ। मुझे लॉजिक फाइंड आउट करने में बड़ा अच्छा लगता है। जैसे मैं चंडीगढ़ गई थी, तो चंडीगढ़ में जब मैं शाम को घूम रही थी तो मैं ड्राइविंग करते हुए मैं ये नोटिस कर रही थी, यार यहाँ पे इतना सुंदर शहर ये क्यों बनाएगा? ये पंजाब आप देख रहे हो, अगर देखा जाए पंजाब हरियाणा दोनों ही स्टेट जो हैं वो बॉर्डर पे हैं, है ना। और वहां पे चंडीगढ़ की खास रौनक है। आपने जितने पंजाबी सॉन्ग देखे होंगे उनमें भी चंडीगढ़ है ना, और आपने हरियाणवी सॉन्ग देखे होंगे उसमें भी चंडीगढ़ का बहुत जिक्र होता है, और वो सही होता है। वाकई में चंडीगढ़ एक बहुत खूबसूरत शहर है, जितनी तारीफ करो उतनी कम। तो फिर मैंने उसके बारे में पढ़ा कि चंडीगढ़ इतना खूबसूरत क्यों है। फिर मैंने, जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ तो कई बार हमें प्रैक्टिकल चीजें भी बच्चों को रिलेट करनी पड़ती हैं। जैसे कि मैं ईज ऑफ डूइंग पढ़ाती हूँ तो उसमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें मुझे बतानी होती है। तो वहां पे आपने देखा होगा लुधियाना नंबर 1 एक्सपोर्टर है। तो मैंने फिर रीजन फाइंड आउट किया कि लुधियाना ही नंबर 1 एक्सपोर्टर क्यों है, उसकी क्या वजह है। जैसे वर्धमान का आपने नाम सुना होगा, वुलेंस का, है ना, कपड़े का बहुत ज्यादा काम है लुधियाना में, और साइकिल के पार्ट्स बहुत बनते हैं। तो इंटरेस्ट आता है, बहुत इंटरेस्ट आता है। अगर चीजों की आप समझने की कोशिश करो, चीजों की अंडरस्टैंडिंग बनाओ, तो हर चीज में ना बहुत मजा आता है, और इससे आपकी नॉलेज का दायरा भी बढ़ता है। छोटी से छोटी, हर व्यक्ति चाहे छोटा बच्चा है या बड़ा इंसान है, जिंदगी का तजुर्बा देके जाता है। तो मैं ये भी समझाती हूँ कि जो क्लास 12 तक हम चीजें पढ़ते हैं, 12वीं क्लास तक जो चीजें हमें पढ़ाई जाती है, लगभग उसमें से 10% चीज ही हमारी जिंदगी में काम आती है। 90% पढ़ाई हमारे जीवन को चलाने में कहीं कोई योगदान नहीं होता है, ये समझना होगा। बच्चों को कई बार हायर एजुकेशन के लिए कुछ अलग ही तरीके का अब जो हमारे देश के अंदर कल्चर चल रहा है, और आप इस चीज को समझना, कोशिश होती है हमारा बच्चा इंग्लिश बोले, इंग्लिश हाई फाई हो, और उन बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, और इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के बाद भी हिंदी उन्हें लिखनी नहीं आती है, मात्राओं की मिस्टेक करते हैं, और इंग्लिश भी सही नहीं बोल पाते। इंग्लिश फिर 12th क्लास के बाद तो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी करते हैं। अब बताओ वो कहाँ के रहे? ना तो हिंदी मीडियम रहे ना इंग्लिश मीडियम रहे, है ना, क्योंकि हमारा जो कम्युनिकेशन, हमारी लैंग्वेज कम्युनिकेशन है, तो हमारी लोकल लैंग्वेज है या हमारी हिंदी है। अब स्कूल में भी वैसा ही होता है फ्रेंड्स, आपस में बहुत एक्सेप्शनल, बहुत कम स्कूल ऐसे होंगे जहां डिक्टो इंग्लिश बोली जाती है। जनरली अगर मैं देखूं तो 100 में से 2 स्कूल ऐसे होते हैं जहां डिक्टो इंग्लिश बोलते हैं, अदरवाइज हिंदी कम्युनिकेशन होता है, हमारी लैंग्वेज है ये। यस और नो बच्चे को, लेकिन पहले हमारा तरीका पढ़ने का और पढ़ाने का सही था। पहले बोलते थे ए फॉर एप्पल, और एप्पल माने सेब, पहले ऐसे पढ़ाते थे, ए फॉर एप्पल और एप्पल माने, अब खाली ए फॉर एप्पल पढ़ाते हैं और सेब को हटा दिया है। अब सेब हटा दिया है तो दिक्कत कहां होती है? अभी भी आप देखो बहुत सारे बच्चों को 18 साल की उम्र में भी लिखना नहीं आता है। वो कई बार मेरे से बोलते हैं मैं हमें लिखना सिखा दो। तब मुझे ऐसा लगता है यार टीचिंग का प्रोफेशन तो
बड़ा मुश्किल हो गया। अगर इंग्लिश में पढ़ाएं तो इंग्लिश भी समझ नहीं आती, और अगर प्योर हिंदी में पढ़ाएं तो प्योर हिंदी भी समझ नहीं आती। तो अब छोटी छोटी चीजें बच्चों को समझानी पड़ रही है, क्योंकि बच्चों का जो दिमाग का दायरा है वो बड़ा लिमिटेड हो गया है, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे जाएगी, वो दायरा कम होता चला जाएगा और आपकी समझ कम होती चली जाएगी। हो सकता है आप एकेडमिक बहुत अच्छे हो, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत वीक हो जाएंगे, क्योंकि अब हमारा जो रहने सहने का तरीका है, जो हमारा काम करने का तरीका है, वो बहुत खराब और गलत हो चुका है, या कह सकते हैं ऐसा ही कल्चर हो गया है। अब हमारा फॉरेन कल्चर टाइप हो गया है। पहले क्या था कि अगर घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं, क्योंकि कोई और फोन तो था नहीं, अब घर में कोई गेस्ट आया तो जनरली मदर क्या बोलती थी अपने बच्चे से कि बेटा जाओ पानी पिलाओ, तो बच्चे पानी पिलाते थे। अगर बच्चे की उम्र थोड़ी सी ठीक हो गई है, 14 साल 15 साल की है, तो उनको चाय भी बनानी सिखा देते थे, तो वो कई बार चाय भी बना के ले आती थी, चाहे वो कैसी भी लाए। अब वो चाय बना के जब लेके आएगी तो वो अपनी मम्मी के पास बैठेगी, अपनी आंटी के पास बैठेगी, तो वो 2-4 बातें करेंगे। समाज की कुछ नेगेटिव बातें भी होती हैं कि उसकी लड़की जो है वो वैसी है, उसका लड़का जो ऐसा है, वो बात बच्चा सुनेगा। जब बच्चा सुनता है तो उसके दिमाग पे असर पड़ता है कि अगर मैंने ऐसा कोई गलत काम किया तो मेरे बारे में भी ऐसा ही बोला जाएगा, तो उसे सही और गलत के बीच में डिफरेंस पता चलता है और वो मैच्योर होने लगता है, क्योंकि उसने चीजें सुनी हैं। कोई भी नहीं चाहता हमारी बुराई हो, तो उसे गलत सही के बीच में डिफरेंस आता है। अब आज के डेट में अगर कोई फ्रेंड आ भी रही है, पहली बात तो फ्रेंड कल्चर ही बहुत कम हो गया, बहुत कम ही हो गया, सब बिजी हो गया। अगर आ भी रही है तो बच्चा को कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो तो अपने रूम में चला गया, सेटल हो गया, वहां पे फोन चला रहा है, पढ़ रहा है। अब वो कहां से सीखेगा गलत क्या है सही क्या है, और उसका डेवलपमेंट कैसे होगा? ये एक बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है। और मैं सभी बच्चों को ये भी समझाती हूँ कि आप पढ़ो, और पढ़ने के साथ साथ अपने पेरेंट्स के साथ बात करो। आपके घर कोई आता है उनसे सोशल लाइफ भी बढ़ाइए। सोशल लाइफ से इंटरेक्शन बढ़ती है, समझ डेवलप होती है। आर यू गॉट द पॉइंट? अब हमने यहाँ पे जब निधि कंपनी, जो मैं आज इतने सुंदर तरीके से आपको समझा रही हूँ, वो किस वजह से समझा रही हूँ? क्योंकि मैं जिस दुनिया से हूँ उस दुनिया में फोन था ही नहीं, और मैंने फोन का प्रयोग भी नहीं किया। ये एक सच्चाई है। बचपन से आज जो मैं इतनी सारी चीजें, मेरी जो लेवल हुआ है वो किस वजह से हुआ? इसमें खास योगदान मेरे मम्मी का है, क्योंकि मेरी मदर का शुरू से नियम था कि टीवी नहीं चलाना, टीवी से पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। तो इस वजह से मैंने 18 साल तक, हम जहां पे पढ़े, मेरी मदर को भी टीवी देखने का शौक नहीं था। वो न्यूज़पेपर पढ़ती थी, बुक्स पढ़ती थी, लेकिन टीवी नहीं देखती थी। तो उन्होंने अपने घर में टीवी रखा ही नहीं, मतलब 18 साल की उम्र तक हमारे घर में टीवी था ही नहीं। अब एक बच्चा जब, अब आप सोचोगे कि कितनी आप चीजों के अभाव हो जाता है, चीजें समझ नहीं आती। कभी किसी रिलेटिव के यहाँ गए, कोई सीरियल देख ले, एक अलग चीज है, बट ऐसे मैंने डट के टीवी कभी नहीं देखा, क्योंकि हमारे यहाँ पे टीवी था ही नहीं। 18 साल की उम्र तक मैंने टीवी देखा ही नहीं, तो उसके बाद मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया। ऑब्वियस सी बात है, इंटरेस्ट खत्म होना था। अब इंटरेस्ट खत्म हो गया तो 18 साल के बाद, जैसे कि आप सीएस कर रहे हो, मैंने भी सीएस ज्वाइन करी, तो जब हम बाहर आ जाते तो वहां टीवी का कोई मतलब ही नहीं है। फिर उसके बाद बच्चों, जब मैंने सीएस ज्वाइन किया तो उस समय फेसबुक का बहुत क्रेज था, मतलब एंड्रॉइड फोन आ चुके थे, और फेसबुक जो है इंटरनेट कैफे पे बच्चे जाके चलाते थे। इंटरनेट कैफे पे जा रहे हैं और वहां फेसबुक चला रहे हैं। मेरे को पता चला कि जो फेसबुक है ना, इस फेसबुक से क्या होता है कि जो है सो इसमें फ्रेंड्स बन जाते हैं और फिर बच्चे को एडिक्शन हो जाता है। मुझे सिर्फ इतना ही पता था। बच्चों, जब तक मैंने अपनी सीएस फाइनल क्लियर नहीं करी, मैंने फेसबुक बनाई नहीं। और फेसबुक पे मेरी रिलेटिव एक आए, उन्होंने मेरी फेसबुक आईडी क्रिएट करी, उससे पहले मैंने फेसबुक चलाई नहीं। आज के डेट में मैंने देखा है बहुत सारे, जब अब भी मुझे ऐसा नहीं है कि मेरा नेचर आज भी ऐसा ही है, और मैं ये देखती हूँ कि मुझे कितना डेवलप होना है। अभी भी आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के फोन में 5-5 एप्लीकेशंस रहती हैं जिससे वो अपने आप को एंटरटेन करते हैं। वेब सीरीज देख रहे हैं, अभी भी मैंने एक कल्चर सुना है कि जो लोग वेब सीरीज देखते हैं वो उसके एडिक्ट हो जाते हैं, वो उसके मल्टीपल एपिसोड्स देखते हैं। ऐसा है? मैंने आज तक एक भी पूरी वेब सीरीज नहीं देखी होगी, और मेरे फोन में एक भी एप्लीकेशन ऐसी नहीं है जिसपे कोई सीरियल या कोई इस तरीके के, मुझे पता भी नहीं है, मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि मेरा कोई इंटरेस्ट है। वही मेरा भाई है, उसके फोन में ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं है जो एंटरटेनमेंट की ना हो, A to Z एप्लीकेशन है। तो हर किसी का अपना एक नेचर होता है, अपने आप को एंटरटेन करने का नेचर होता है, अपना तरीका होता है, अपनी जर्नी होती है। हम जैसा अपने आप को बनाते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। आर यू गॉट द पॉइंट? कई बार ये मन में आता है कि हमें मूवी देखने जाना है। मेरी अप्रोच ये होती है, भाई मूवी तो देखनी है पर अपने में ही देखनी है, अपने ही पीवीआर में मूवी देखनी है। कई लोगों का शौक होता है कि हमें मनाली घूमने जाना है, यहाँ घूमने जाना है। मेरा शौक है, मेरे को मनाली घूमने जाना है, लेकिन अपना ही होटल बनाना है।
ये एक शौक है, अपने अलग अलग शौक होते हैं, तो वो शौक पैदा किए जाते हैं, वो खुद से नहीं होते। जब आप सोच बड़ी रखोगे तो आपकी अप्रोच भी बड़ी होगी। आर यू गॉट द पॉइंट? अब निधि कंपनी बताइए, निधि कंपनी क्या होती है? निधि कंपनी के बारे में हमने समझा, निधि का मतलब एक ऐसी कंपनी जो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। अभी हमने कमेटी सिस्टम में क्या सीखा? हमने कमेटी सिस्टम में सीखा कि कमेटी में स्पेसिफिकली लोग पैसे इकट्ठे करते हैं और उन्हीं के काम आते हैं, जिसको जरूरत होती है वो पैसे ले जाता है। तो निधि कंपनी आई है नीडी से। किससे आई? आर यू गॉट द पॉइंट? तो अब वो अनऑर्गेनाइज होता है, अब इन्होंने इसे ऑर्गेनाइज सिस्टम बनाया। इन्होंने कहा कि अगर किसी को ऐसा कोई काम करना है तो उसके लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो पैसा लेके कोई भागेगा नहीं, और कंपनी के फॉर्म में जब बिजनेस करोगे तो किसी के जीने से या किसी के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आई मेरी बात? अब यहां पे मुद्दा ये उठता है कि निधि मीन्स अ कंपनी विच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड एज अ निधि विद ऑब्जेक्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग amongst its members, receiving deposit from and lending its member only for their mutual benefit, and which complies with such rules as prescribed by central government for regulation of such class of companies. अब सुनो मेरी बात, जब हमने निधि कंपनी की बात करी, निधि कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड एज निधि। निधि शब्द कहां से आया? नीडी से। अब वो जो अनऑर्गेनाइज फॉर्म में काम होता है वो किस फॉर्म में होने लगा? ऑर्गेनाइज। ऑब्जेक्ट क्या है इस कंपनी को बनाने का? कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट, मतलब जिसकी जरूरत है उस जरूरतमंद की जरूरत पूरी करना। सेविंग अमंगस्ट इट्स मेंबर्स, रिसीविंग डिपॉजिट फ्रॉम एंड लेंडिंग टू इट्स मेंबर्स ओनली, मतलब पैसे इकट्ठे भी किससे होंगे? मेंबर्स, और लेंडिंग भी किससे की जाएगी? समझ में आ गई बात? फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट एंड कंप्लाई रूल्स एज प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाए गए कुछ नियम्स का क्या करना पड़ेगा? पालन करना पड़ेगा। क्लियर या ऑल क्लियर? पक्का पक्का? इसका डिटेल वर्जन जो है वो हम अगले लेवल पर जाकर पढ़ेंगे, क्योंकि वहां बहुत अलग तरीके की कॉन्सेप्ट्स हैं, सारी चीजें वहां बताई गई हैं। तो मुझे बताइए, क्या निधि कंपनी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया? डोरमेंट कंपनी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया? चलिए जी।